16 कैटेगरीज होता है डेट फंड का और डिफरेंट एएमसीज का डिफरेंट फंड मैनेज का स्टाइल होता है। इसके बाद भी कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स होता है जो इन्वेस्टर्स को जब इन्वेस्ट कर रहा है तब कंसीडर करना चाहिए। और इसी कॉमन रिस्क के ऊपर डेट फंड्स का जो कॉमन रिस्क होता है उसी के ऊपर आज का वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नो योर पार्ट्स का और एक नया एपिसोड। क्रेडिट रिस्क सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी जब कोई डेट फंड पोर्टफोलियो में कोई बॉन्ड खरीद रहा है तो जिस कंपनी से वो बॉन्ड खरीद रहा है मतलब जो बोरोअर है उसका रीपे करने का कितना एबिलिटी है, यही है क्रेडिट रिस्क। और हमारे देश में क्रेडिट रिस्क ठीक तरीके से मेजर करने के लिए कुछ क्रेडिट रेटिंग कंपनीज भी है, जैसे हो गया क्रिसिल, इक्रा या केयर। तो ये सारा कंपनी रेटिंग करता है और ये रेटिंग होता है ट्रिपल ए से शुरू करके डी तक। ट्रिपल ए होता है हाईएस्ट रेटिंग, मतलब डिफॉल्ट करने का चांस सबसे कम होता है, और डी मतलब डिफॉल्ट करने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। और ये क्रेडिट रेटिंग के ऊपर डिपेंड करके म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदता है कोई भी बॉन्ड उसके डेट पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे एक चीज कंसीडर करना जरूरी है कि जिस कंपनी का क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा होता है उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, और जिसका क्रेडिट रिस्क कम होता है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर करता है। ठीक है। और जो म्यूचुअल फंड कंपनी ये खरीदता है वो जो क्रेडिट रेटिंग है उसके ऊपर डिपेंड तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग डायरेक्टली कंपनी से, जिस कंपनी से बॉन्ड खरीद रहा है, ये लोग बल्क में खरीदता है, इसीलिए वो कंपनी से ये लोग और भी डेटा लेता है और उसके बाद ही डिसीजन लेता है कि वो बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं, और अगर खरीदना चाहिए भी तो कितना ज़्यादा वो लोग ये बॉन्ड ले सकता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्रेडिट रिस्क ठीक तरीके से एनालिसिस करना इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी का कितना मेटिक्यूलस जॉब होता है। लेकिन इसके बाद भी सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ ये होता है कि कोई कंपनी जब हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग का बॉन्ड खरीदता है, कोई म्यूचुअल फंड अगर हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग का बॉन्ड खरीदता है, उसके बाद भी क्या होता है कि कोई कोई कंपनी डिफॉल्ट कर जाता है। जैसे हम 2019 में देखा है कि आईएलएफएस या डीएचएफएल के साथ हुआ है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टर्स को मेनली जो करना है वो है कि आप खुद के एंड से देखिए कि कोई भी डेट फंड, कोई भी कैटेगरी में डेट फंड जब खरीद रहे हैं तो वो डेट फंड का पोर्टफोलियो कितना अच्छा है, मतलब उसका क्रेडिट रेटिंग हर एक जो सिक्योरिटीज है उसका कितना अच्छा है। तो अच्छा क्रेडिट रेटिंग देख के कोई पोर्टफोलियो का फंड अगर आप खरीदेंगे तो वो फंड से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्रेडिट रिस्क जो होता है वो कम मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज़्यादा कुछ इन्वेस्टर्स के हाथ में होता नहीं है, क्योंकि हर एक जो फंड होता है उसका कैटेगरी के हिसाब से जो एएमसी मैनेज करता है उसका कैटेगरी के हिसाब से उसका जो ड्यूरेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करके वो लोग पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। और अगर ड्यूरेशन के ऊपर क्रिएट करके जो कैटेगरी होता है उसके ऊपर डिपेंड करके पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी एक रेंज में होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर वो लोग अच्छा क्रेडिट रेटिंग देख के खरीदता है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपके एंड से आप क्या कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट के लिए कि जो आपका ड्यूरेशन है उसके हिसाब से अगर आप फंड ठीक से चूज करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क होता है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है आपका पोर्टफोलियो में। और ऐसा भी फंड मिलता है जिसको बोलते हैं डायनामिक बॉन्ड फंड, जो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करता है। उस पर इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट होता है कि इंटरेस्ट रेट, जैसे मैं बोला था लास्ट वीडियो में कि इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाता है तो यील्ड ऊपर जाता है, और जब ऊपर जाता है तो यील्ड नीचे आता है। ठीक है। तो ये जो लॉजिक है इसके ऊपर डिपेंड करके ये डायनामिक बॉन्ड फंड में सुविधा ले सकता है। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आरबीआई मेनली इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करके और जो इकोनॉमी कैसा कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट चेंज करता रहता है। और ये जो चेंज करता है इसको ठीक तरीके से ट्रैक करना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर 0.1 बीपीएस का भी डिफरेंस होता है तो बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए आपके एंड से आप क्या कर सकते हैं कि मैं जो बोला आपका हॉराइजन के साथ मैच करके, आप ड्यूरेशन मैच करके ऐसा फंड चूज कीजिए कि आपको जब चाहिए तब आप ठीक उसी टाइम पे
विथड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट का जो डिसएडवांटेज होता है वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो होता है वो है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकता है, मैं बोला कि बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकता है म्यूचुअल फंड कंपनीज, लेकिन ये ट्रेडेबल तब होता है जब बायर्स अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर बायर कोई बॉन्ड के लिए अवेलेबल ही नहीं होता है तो वो बॉन्ड इलिक्विड हो जाता है मार्केट में। देखिए नॉर्मल टाइम में क्या होता है, नॉर्मल टाइम में ये होता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में रिडीम आ रहा है, ठीक है, तो रिडीम आ रहा है तो न्यू इन्वेस्टर्स भी नया जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक चैनल हो गया। सेकंड हो गया कि सेकेंडरी मार्केट में बायर्स भी अवेलेबल होता है तो सेल भी कर सकता है, कोई बॉन्ड अगर सेल करना चाहता है, कुछ बॉन्ड मैच्योर भी हो जाता है, और इसके साथ साथ इन लोगों का जो क्रेडिट लाइन होता है वो भी रेडी रहता है, ठीक है। तो ये सब मिला के क्या होता है कि अगर रिडीम कोई करना चाहता है तो इंस्टेंटली रिडीम हो जाता है। मतलब जो भी टाइम लगता है, 3 दिन का टाइम लगता है, या लिक्विड फंड के लिए 1 दिन का टाइम लगता है, ठीक है, तो ठीक टाइम में ये लिक्विड हो जाता है। लेकिन ऐसा टाइम में क्या होता है कि इकोनॉमी ठीक तरीके से चल नहीं रहा है, और जो बहुत सारा बॉन्ड्स है इसका बायर्स ही मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, और बायर्स अगर अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में तो इलिक्विड हो जाता है वो सारा बॉन्ड्स। ओके, तो बहुत सारा बॉन्ड्स इलिक्विड हो जाता है, और इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारा लोग जो रिडीम करना चाहता है वो रिडीम ठीक तरीके से नहीं कर पाता। और इसका ही इफेक्ट हम देखे हैं कि रिसेंटली जो 6 फंड्स जो अभी के लिए बंद कर दिया उसको रिडीम भी नहीं कर सकता इसका जो इन्वेस्टर्स है। तो ये क्यों हुआ है? ये इसी कारण से हुआ है कि बहुत सारा लोग एक साथ रिडीम करना चाहता है, और जो होल्डिंग्स है ये सारा फंड्स का वो इलिक्विड हो गया। एक तरफ से तो ये इलिक्विड हो गया, और सेकंड क्या हुआ कि नया इन्वेस्टर्स इस पे एंट्री भी नहीं ले रहा है, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बस जो इन्वेस्ट किया था वो रिडीम कर रहा है, नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है। तो ये एक टाइम हो गया जहाँ पे क्या हो गया कि ये सारा फंड्स का रिडेम्पशन नहीं दे पा रहा है, और इसीलिए ये लोग क्या किया, बंद कर दिया ये सारा फंड। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लाऊंगा जहाँ पे हम देखेंगे कि केस एक्चुअल हुआ क्या है, अभी तक उसका प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। तो अभी जो बोल रहा था कि जो ये लिक्विडिटी रिस्क होता है, इससे अगर आपको बचना है तो यहाँ पे भी आपको पोर्टफोलियो देखना होगा। जो फंड्स का पोर्टफोलियो होता है वो पोर्टफोलियो अगर ठीक तरीके से आप देखेंगे, वो अगर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होगा, AAA का या गवर्नमेंट बॉन्ड का पोर्टफोलियो होगा, तो इस पे क्या होता है कि लिक्विडिटी रिस्क कम रहता है, ठीक है। अगर अच्छा क्वालिटी का बॉन्ड खरीद के रखा होगा इसका पोर्टफोलियो में, तो क्या होगा, मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में बायर्स कम हो सकता है लेकिन एकदम से लिक्विड नहीं होगा, और इसीलिए आपका जो फंड का लिक्विडिटी है वो सेम तरीके से रहेगा, आप कभी भी इसको उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फंड का पोर्टफोलियो देखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे 2 ही चीज बोलूंगा, ये जो 3 रिस्क है इसके लिए आपको 2 चीज अच्छे से देखना है। एक देखना है कि पोर्टफोलियो कितना अच्छा है, क्या क्या सिक्योरिटीज खरीद के रखा है पोर्टफोलियो में, ये देख के फंड चूज कीजिए। और सेकेंड जो चीज देखना है वो है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है उसका ड्यूरेशन से मैच करके आप पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए डेट फंड का। फिर ये जो टाइम है यहाँ पे डेट फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये सब अगर आप कंसीडर करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको हेल्प कर रहा है तो आपका फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारा जो फेसबुक या मैसेंजर का लिंक है वो मैं सामने दिया हूँ, और इसके साथ साथ यूट्यूब का ये जो वीडियो इसके नीचे कमेंट बॉक्स होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।